नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में आपका स्वागत है। मार्केट ने लास्ट 1.5 ईयर में इन्वेस्टर्स के पेशेंस को काफ़ी टेस्ट किया है एंड इसका रिजल्ट ये हुआ है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपने एसआईपी अकाउंट्स को क्लोज किया है। 16 मार्च की ही न्यूज़ है कि लास्ट 12 मंथ्स में ऑन द एवरेज 9.2 लाख एसआईपी अकाउंट्स ऐड हुए हैं, लेकिन अगर सिर्फ फरवरी 22 की बात करें तो सिर्फ 6.6 लाख न्यू एसआईपी अकाउंट ही ओपन हुए हैं एंड सैडली 14.3 लाख एसआईपी अकाउंट्स क्लोज हुए हैं। ऐसे टाइम में जब इन्वेस्टर्स को अपना एसआईपी में लमसम भी करना चाहिए, वो अपने एसआईपी अकाउंट को ही क्लोज कर रहे हैं और फिर ये कहेंगे कि इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बनता। फ्रेंड्स, हम सब ने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये कोट सुना ही है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना कि बोलना आसान है। ये सब करने के लिए हमारी इक्विटी मार्केट को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मैच्योर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में करेक्शन के बाद जब भी रिकवरी होती है तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज अपरन लेती हैं, उसके बाद मिड कैप एंड लास्ट में स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज। इसी वीकनेस को यूटिलाइज करके हमें सॉलिड पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, लेकिन किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल क्यों करना है उसके सारे रीजंस भी हमें पता होने चाहिए। एक और ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है कि लोग कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं वो ये कि पर्टिकुलर कंपनी अपने हाई से कितनी करेक्ट हुई है। वो ये नहीं बता रहे कि स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, बिकॉज ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी सारा होमवर्क भी करना पड़ता है। किसी भी कंपनी को इसलिए सिलेक्ट करना कि वो अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हुई है एंड जब वो ऊपर जाएगी तो अच्छे पैसे बनेंगे, तो ये सही नहीं है। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अपने हाई से काफ़ी करेक्ट भी हो जाती हैं तो भी उनका वैल्यूएशन महंगा ही रहता है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं रिलैक्सो का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट कि जिनके पास भी रिलैक्सो के शेयर हैं वो हेट मत दीजिएगा। 1 ईयर चार्ट पर देखें तो रिलैक्सो अपने हाई से 33% डाउन है। सिर्फ लास्ट 1 ईयर की बात हो रही है, लेकिन कंपनी का पीई रेशो क्या कम हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। एक साल पहले जो प्राइस टू अर्निंग था वो 95 का था एंड प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है 130 का एंड उसके रीजंस हैं। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के प्रॉफिट्स में 9% की CAGR ग्रोथ हुई है, जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 43% की डी ग्रोथ हुई है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्सो फुटवियर का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा जरूर लेकिन इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा। उसके लिए कंपनी को पहले अच्छे नेट प्रॉफिट्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो प्राइस टू अर्निंग कम होगा। एंड प्राइस टू अर्निंग का फार्मूला आपके सामने है। नेट प्रॉफिट जितना बढ़ेगा EPS भी उसी रेशो में बढ़ेगा जिससे PE कम होगा। वही दूसरी ओर मैं आपको फेडरल बैंक का केस दिखाना चाहता हूं। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 25% का अपसाइड दिखाया है, लेकिन वही प्राइस टू अर्निंग की बात करें जो एक साल पहले हुआ करता था 19.2 का, वो आज हो गया है 9.6। यहां हमने देखा कि स्टॉक प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग कम हुआ है, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट्स जितना बढ़े हैं उतना स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा, इसलिए वैल्यूएशन सस्ती हुई है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि कंपनी अपने हाई से कितना करेक्ट हुई है, बिकॉज किसी भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने के लिए नेट प्रॉफिट तो अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि फ्यूचर के लिए क्या स्टेप्स ले रही है कंपनी, कैपेक्स किस तरह का है, फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेगी। ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी होती हैं, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते। फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, बिकॉज यही मेरे हार्डवर्क के लिए अप्रिसिएशन है एंड इसी से वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच पाएगी। हमारी कोशिश है कि मार्केट के वीकनेस में कुछ ऐसी कंपनीज आपके सामने लेकर आए जो जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो तो न्यू हाई लगाने के लिए निकल पड़े। एंड हमारा फोकस रहेगा कि आपके सामने उन सारे रीजंस को भी रखें कि स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों जाएगा। इसी से हम सबकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी एंड इसी से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर कन्विक्शन भी होगा। इसी सीरीज में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है आइशर मोटर्स पर, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बजाज फाइनेंस पर। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इनका लैंडिंग का बिजनेस है, मींस कंपनी लोन देकर पैसा बनाती है। कंपनी 7 डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जिसमें कंज्यूमर, SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कमर्शियल, रूरल, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स एंड पार्टनरशिप एंड सर्विसेज हैं। अगर रेवेन्यू कंपोजिशन की बात करें तो मॉर्गेजेस जिसमें होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज, रेंटल डिस्काउंटिंग जैसे लोन्स आते हैं, उसमें से कंपनी 33% रेवेन्यू बनाती है। कौन से सेगमेंट से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, वीडियो को पॉज करके आप स्टडी कर सकते हैं।
अर्बन हो या रूरल एरिया, कंपनी की प्रेजेंस आपको हर जगह मिलेगी। आप चाहे मोबाइल खरीदें, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, कुछ भी, कंपनी का क्रेडिट फैसिलिटी आपको हर जगह मिलेगी। बड़े ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हो या गली की नुक्कड़ की दुकान। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर 22 में हाईएस्ट एवर न्यू कस्टमर्स को ऐड किया है, दैट इज 3.14 मिलियन। एंड इसी के साथ कंपनी के एस्टिमेट्स हैं कि वो 11 मिलियन न्यू कस्टमर्स ऐड कर पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। न्यू लोन्स ऐड हुए हैं Q3 में 7.84 मिलियन, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में हुए थे 7.44 मिलियन। बजाज फाइनेंस के ऐप पर यूजर्स की संख्या 31 मिलियन क्रॉस हो चुकी है। कंपनी का प्लान है कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में अपने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिजिटल करने का, जिसके लिए कंपनी ओमनी प्रेजेंट स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी हर तरह के क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, लोन्स जैसे कि होम लोन्स, यूज्ड कार लोन्स, इन सबको डिजिटल करने वाली है, जिससे कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में और भी बूम कर सकता है। एंड इन सब प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी ने स्नैपवर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी कंपनी में 41.5% स्टेक खरीदा है। लैंडिंग के बिजनेस में जो भी कंपनीज होती हैं उनका ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो ग्रॉस एनपीए 1.4% से 1.7% के बीच रहता है एंड नेट एनपीए भी 0.4% से 0.7% के बीच रहता है, जो कि एक्सीलेंट है। फ्रेंड्स, ये ऐसी कंपनी है जो इतनी बड़ी होने के बावजूद भी लास्ट 15 सालों से अपनी सेल्स को 37% के CAGR से बढ़ा रही है एंड नेट प्रॉफिट को 51% के CAGR से। एंड ये बहुत बड़ी बात है। कंपनीज जिस प्रोपोर्शन में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाती हैं उसी प्रोपोर्शन में स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही बढ़ता है। कंपनी यहाँ से कितना रनअप ले सकती है, ये सब देखने के लिए हम कंपनी के चार्ट पर आ गए हैं। एक तो हम टेक्निकल के बेसिस पर फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड दूसरा प्राइस टू अर्निंग के बेस पर भी हम एक टारगेट देंगे। टेक्निकल्स की बात करें तो स्टॉक अभी बीरिश जोन में है, यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो 5260 के अराउंड एक सपोर्ट है। अगर उसके बाद भी गिरावट होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट 4600 के अराउंड है। फ्यूचर की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं करता, इसके लिए मैं सिर्फ प्राइस एक्शन एंड मूविंग एवरेजेस को यूज करता हूं। सबसे पहले मूविंग एवरेजेस लगाकर देख लेते हैं। लंबे टाइम होरिजन के चार्ट पैटर्न को स्टडी करने के लिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज को लगाकर देख लेना चाहिए। हम दोनों ही लगाकर देख लेते हैं। तो ये आ गया 200 डे मूविंग एवरेज एंड ये आ गया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ दोनों की इंडिकेशंस एक जैसी आ रही हैं, तो इसलिए मैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ एंड सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज के बेस पर डाटा को स्टडी करते हैं। लास्ट 10 ईयर के वीकली चार्ट को देखें तो कंपनी सिर्फ एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आई है एंड वो आई है कोविड क्रैश में। अदरवाइज ऐसा कोई करेक्शन नहीं हुई जब कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आई हो। लेकिन प्रेजेंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के सबसे करीब है, अगर हम कोविड क्रैश को छोड़ दें, जिससे एक अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। डेली चार्ट की बात करें तो कंपनी हमेशा ही 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर रही है। कोविड क्रैश में 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आई थी एंड सेकंड प्रेजेंट स्टॉक प्राइस जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे आया है, जो टेक्निकली अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी यहां लास्ट के 10 इयर्स में सिर्फ दूसरी बार देखने को मिल रही है। अब हम मूविंग एवरेज को क्लियर करते हैं एंड पास्ट में हुई करेक्शंस के डाटा को स्टडी करते हैं। हर बार हुई करेक्शन के बाद कंपनी ने कितना रनअप लिया है, एक बार उस सब डाटा को भी स्टडी कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर के वीकली चार्ट को देखें तो कंपनी में 4 बार मेजर करेक्शन हुई है। इसमें जो फर्स्ट करेक्शन हुई है वो 2016 में हुई है, जिसमें 33% स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ था। नेक्स्ट हुआ है 2018 में, जिसमें 34% स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ था एंड उसके बाद तो कोविड का क्रैश ही हो गया था, जिसमें कंपनी 60% तक क्रैश हो गई थी। एंड उसके बाद है प्रेजेंट वाली करेक्शन एंड इसमें भी 32.72% के अराउंड करेक्शन हुई है अपने हाई से। तो अगर कोविड क्रैश को छोड़ दिया जाए तो कंपनी हर बार 30 से 35% के बीच में करेक्ट होती है एंड हर बार 30 से 35% करेक्ट होने के बाद कंपनी कितना बड़ा रनअप लेती है, एक बार वो डाटा को मैं आपको दिखा देता हूं। 2016 का जो करेक्शन हुआ था उसके बाद कंपनी ने 150% का अपसाइड लिया था। 2018 में जो करेक्शन हुआ था उसके बाद कंपनी ने 92% का अपसाइड लिया था। कोविड में जो क्रैश हुआ था उसके बाद तो कंपनी ने 340% का अपसाइड लिया था। कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अगर हम कंजर्वेटिव अपसाइड भी लेते हैं तो अभी की करेक्शन के बाद 55 to 60% तक कंपनी अपसाइड दिखा सकती है। एग्जैक्ट टारगेट अभी हम प्राइस टू अर्निंग से निकालते हैं।
कंपनी के प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 1 ईयर का मीडियन पीई है 48.0 एंड कंपनी उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। 3 ईयर का मीडियन पीई है 52.6 एंड अभी उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। 5 ईयर का मीडियन पीई है 50.5 एंड प्रेजेंटली उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। एंड 10 ईयर का मीडियन पीई है 48.6 एंड प्रेजेंटली उससे भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। अगर कोविड वाला पीरियड छोड़ दें तो सेम पीई पर कंपनी लास्ट टाइम कब अवेलेबल थी, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो लास्ट अगर हम देखें तो कंपनी नवंबर 2015 में सेम पीई पर अवेलेबल थी। अदरवाइज कंपनी हमेशा इस प्राइस टू अर्निंग से ऊपर ही रही है, जो कि वैल्यूएशन के मामले में भी हमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अब हम प्राइस टू अर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम काफ़ी कंजर्वेटिव पीई लेंगे, दैट इज़ 48.6 का, जो कि 10 ईयर का मीडियन पीई है एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अर्निंग पर शेयर होगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ईपीएस है 177.88 एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो मीडियन पीई है दैट इज़ 48.6। कैलकुलेटर पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो गया 177.88 जो कि ईपीएस है एंड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग है 48.6 हम ले रहे हैं 10 ईयर मीडियन का पीई। तो यहाँ से हमारे पास टारगेट प्राइस निकल के आता है 86.44। आप राउंड फिगर में 86.45 मान सकते हैं। इसको मैंने चार्ट पर ड्रा कर दिया है एंड हमें पता चलता है कि 55% का पोटेंशियल अपसाइड है कंपनी में एंड ये काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट है। एंड इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी को बहुत एग्जाम्पलरी क्वार्टरली रिजल्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है एंड मुझे नहीं लगता है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए 1 ईयर से ज़्यादा का समय लगना चाहिए। कंक्लूजन पर जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कंक्लूजन की बात करें तो ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो इतनी बड़ी मार्केट कैप होने के बावजूद 50% के सीएजीआर से अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है। वैल्यूएशन के मामले में भी कंपनी 2015 के वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। टेक्निकल्स में भी हमने देखा कि कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ कोविड क्रैश में 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आई थी एंड प्रेजेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट पर तो कंपनी कोविड जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी यहाँ से और करेक्ट नहीं होगी। सपोर्ट लेवल हमने वीडियो में ऑलरेडी बता दिए हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो का डेफिनेटली हिस्सा होनी चाहिए एंड ऐसी कंपनीज को हम अपने पोर्टफोलियो का 7 to 8% तक दे सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।